गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये हमारा मैट्रिक्स का लास्ट पार्ट है और आज हम सीखेंगे सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करना मैट्रिक्स मेथड से। ये बेसिकली आपके सीबीएसई बोर्ड के लिए है और छोटे क्वेश्चंस भी बनते हैं इसमें कंसिस्टेंसी पे और इनकंसिस्टेंसी पे, तो इस चीज़ का ख्याल रखना है आपको। एंड यहाँ देखिए, वैसे ही हमने एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन लिया हुआ है। a1x b1y c1z इज इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। अब देखिए, इस पूरी इक्वेशन को हम मैट्रिक्स की टर्म में ऐसे लिख सकते हैं। कोफिशिएंट का एक मैट्रिक्स बनाया, वेरिएबल्स का एक मैट्रिक्स बनाया और कॉन्स्टेंट टर्म हमने राइट हैंड साइड में लिख दिया। अब आप पूछोगे कि मैट्रिक्स बना कैसे। एक बारी आप मल्टीप्लाई करें तो ये देखिए ये क्या आएगा, a1x प्लस b1y प्लस c1z, दूसरा आएगा a2x प्लस b2y प्लस c2z, तीसरा आएगा a3x प्लस b3y प्लस c3z। और इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स लगाएंगे तो आप इक्वेशन पे पहुंच जाएंगे। तो अगर इसको मल्टीप्लाई करने पे ये आ रहा है तो इक्वेशन लिखी हो तो उसको 3 मैट्रिक्स में हम ऐसे लिख सकते हैं। अब पहले मैट्रिक्स का नाम हमने ए रख दिया, वेरिएबल वाली मैट्रिक्स का नाम हमने एक्स रख दिया और कांस्टेंट टर्म वाली जो कॉलम मैट्रिक्स है उसका नाम हमने बी रख दिया। तो हम लिख सकते हैं कि एक्स इज इक्वल टू बी। हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसलिए हमने प्री मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड ए इन्वर्स से। तो यहाँ देखिए, ए इन्वर्स इंटू ए आई में कन्वर्ट हो जाएगा, इधर ए इन्वर्स बी बचेगा, फिर आई इंटू एक्स को आप एक्स लिख सकते हैं। तो इसका मतलब है कि ए इन्वर्स को अगर आप बी से मल्टीप्लाई करते तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो। देखिए, इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बड़े ध्यान से देखने की ज़रूरत है। पहला क्वेश्चन ये आता है कि फाइंड द इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स गिवन होगा, उसका इन्वर्स निकालना है और फिर लिखा हुआ है एंड हेंस। इसका मतलब जो आपने इन्वर्स निकाला है उसी को यूज़ करके सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करना है। मतलब दोनों कनेक्टेड हैं, दोनों अलग अलग क्वेश्चन नहीं है आपके लिए। तो मैट्रिक्स ए का आपको इन्वर्स निकालना है। तो इन्वर्स निकालने के लिए क्या सिखाया, सबसे पहले आपको डिटर्मिनेंट निकालना चाहिए, क्योंकि वहीं से डिसाइड होगा कि मैट्रिक्स सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। अगर सिंगुलर है तो उसका इन्वर्स हम नहीं निकाल सकते। तो सबसे पहले हमने क्या किया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाला, वो हमारा 24 आया, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ए इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। अब एडजॉइन निकालने की बारी थी, तो हमने सारे एडजॉइन निकाल लिए हैं। यहाँ पे मैंने डायरेक्टली लिख दिया, उसका ट्रांसपोज वगैरह करके। एडजॉइन निकालना तो आपको आता ही है। और फाइनली हमने ए इन्वर्स लिख दिया, दैट इज़ 1/24। डिटर्मिनेंट ऑफ ए 24 आया था और ये उसका एडजॉइंट है, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब सिस्टम ऑफ इक्वेशन पे आ जाइए। सिस्टम ऑफ इक्वेशन पे आप देखें, जो कांस्टेंट हमारे पास है, जो कोफिशिएंट है एक्स वाई जेड के, उनका एक मैट्रिक्स बनेगा। तो वो देखिए 1 2 3, और सेकंड इक्वेशन है x माइनस 2y3, तो 1 माइनस 2 3, और तीसरा इक्वेशन x प्लस 2y माइनस 3z, तो 1 2 3। ये बिल्कुल मैच कर रहा है मैट्रिक्स ए के साथ, तो इसका नाम भी ए रख लेते हैं, पहले वाले का तो था ही। एक मैट्रिक्स हमने x बनाया जिसको हमने एक्स वाई जेड लिखा, और तीसरा मैट्रिक्स हमारा कांस्टेंट का बनेगा, दैट इज़ 11 3 n माइनस 1। एक्स इज इक्वल टू बी हमने लिखा, एक्स इज इक्वल टू ए इन्वर्स बी लिख दिया। देयरफॉर एक्स वाई जेड 1/24 इन्वर्स हमने निकाल ही रखा है, बी से मल्टीप्लाई किया और ये रिजल्ट आया। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स से एक्स वाई जेड की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। तो ये सिंपल है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन ऐसा आएगा। अब इस क्वेश्चन में ट्विस्ट देखिए, एक दूसरा क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है इसमें कि 2 मैट्रिक्स गिवन होंगे आपके पास और उसके बाद बोलेंगे कि भाई फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ दिस 2 मैट्रिसेस एंड देन सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो मैट्रिक्स ए लिया, बी लिया, पहला काम है हमारा। 6 नंबर का क्वेश्चन आता है ये। तो ए और बी को हमने मल्टीप्लाई कर दिया और ये हमारे पास आ गया 9i, एक स्केलर मैट्रिक्स आया। अब हम सिस्टम ऑफ इक्वेशन को देखें, तो उसके लिए जो मैट्रिक्स बनाएंगे उसका पहला रो क्या होगा, देखिए x प्लस वाई प्लस जेड है तो 1 1 1। दूसरा क्या आएगा, x का कोफिशिएंट नहीं है तो 0 1 3। इसका मतलब मैट्रिक्स ए और इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के लिए जो मैट्रिक्स फॉर्म करेंगे उसमें ए दोनों के लिए सेम है। तो
मैं यहीं पे एक ट्रिक यूज़ करता हूँ कि इसी प्रोडक्ट्स, क्योंकि इसमें भी हेंस लिखा हुआ है, तो प्रोडक्ट से आपको इन्वर्स निकालना है, एडजॉइंट वाले मेथड से आप इन्वर्स नहीं निकालना है, वो गलत हो जाएगा। इस प्रोडक्ट से आपको इन्वर्स फाइंड आउट करना है। तो ए बी इज इक्वल टू 9 आई था, दोनों साइड हमने ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई किया, ए इन्वर्स प्री मल्टीप्लाई किया है तो ए इन्वर्स इंटू ए आई बी हो गया, और ये 9 टाइम्स ऑफ ए इन्वर्स आई हो गया, तो ए इन्वर्स की वैल्यू 1/9 बी हो गई। ए इन्वर्स हमारा निकल गया। अब इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, तो इस मैट्रिक्स का नाम हमने ए ही रखा, जैसे ऊपर दे रखा है, सेम है दोनों। दूसरा मैट्रिक्स का नाम बी नहीं रख सकते, बी ये वाला मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स के नेम में तो कोई चक्कर है नहीं, आप सी रख लो। तो उससे हमने कांस्टेंट टर्म वाला बना लिया, दैट इज़ 6, 11 एंड 0, और वेरिएबल्स का मैट्रिक्स वो कैपिटल एक्स ही रखा, दैट इज़ एक्स वाई जेड। यहाँ पे फिर रिलेशन क्या आएगा, ए एक्स इज इक्वल टू सी, प्री मल्टीप्लाई किया हमने ए इन्वर्स से, एक्स की वैल्यू हमारे पास ए इन्वर्स सी आ गई, ए इन्वर्स ऑलरेडी निकला हुआ है वहाँ से, वो हमने पुट कर दिया, मल्टीप्लाई किया और इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स लगाई, तो एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू 1, 2 एंड 3 आ गई रेस्पेक्टिवली। अब आगे बढ़ते हैं, जो एक तीसरी टाइप है, थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट है। सिंपल वैसे ही दिया है जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट किया था कि एक मैट्रिक्स ए है आपके पास, उसका ए इन्वर्स निकाल दीजिए, फिर सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व कीजिए। तो पहला काम तो यही है कि आप ए इन्वर्स निकालो, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लिया, एडजॉइंट मैंने यहाँ डायरेक्टली लिख दिया है, ए इन्वर्स आपका निकल गया, ये आपके पास हो गया फाइनल। अब आ जाते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन में। इसके लिए जो मैट्रिक्स फॉर्म करें उसकी पहली रो होनी चाहिए 1, 1, 1। तो मैट्रिक्स ए की पहली रो तो 1, 1, 1 है नहीं, वो तो पहला कॉलम है इसका। दूसरा रो होना चाहिए था सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व करने के लिए 4, 2, 3, वो इसका सेकंड कॉलम है। और तीसरा रो होना चाहिए था 1, 4, 8, वो इसका थर्ड कॉलम है। इसका मतलब वो ट्रांसपोज है बिल्कुल, और हेंस लिखा हुआ है, तो आपको फिर से आप ए इन्वर्स नहीं निकाल सकते, इसी के रिजल्ट को यूज़ करना होगा। तो चलिए, इस मैट्रिक्स का नाम ए है, तो एक दूसरा मैट्रिक्स हम बी बना लेते हैं, जो इनके कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स है, दैट इज़ 1, 1, 1, 4, 2, 3, 1, 4, 8, मैट्रिक्स एक्स, एक्स वाई जेड, और कांस्टेंट टर्म वाली मैट्रिक्स का नाम इस बार सी रख देते हैं। ये कोई स्टैंडर्ड नहीं होता कि ए एक्स इज इक्वल टू बी से ही होता है, मैट्रिक्स के नेम डिफर कर सकते हैं। एक्स की वैल्यू बी इन्वर्स सी आ गई। अब हमें ए से बी का इन्वर्स निकालना है, तो ये रिलेशन देखिए, हमने लिखा बी जो है वो ए ट्रांसपोज के इक्वल है, तो बी इन्वर्स किसके इक्वल होगा, ए ट्रांसपोज के इन्वर्स के। और प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है कि ए ट्रांसपोज का इन्वर्स ए इन्वर्स का ट्रांसपोज होता है, तो ए इन्वर्स का हमने ट्रांसपोज कर लेना है। तो ये वाला मैट्रिक्स था, इसका ट्रांसपोज हमने किया, इसकी पहली रो थी ए इन्वर्स की 4, -29, 14, वो इसका कॉलम हो गई, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम हो गई, थर्ड रो थर्ड कॉलम हो गई। तो डायरेक्टली आपने ए इन्वर्स निकाल लिया, आपको फिर से निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ी और निकालना भी नहीं है। फिर से वही प्रोसेस, एक्स इज इक्वल टू आपके पास बी इन्वर्स सी, मल्टीप्लाई किया और एक्स वाई जेड की हमने वैल्यू निकाली। तो ये 3 क्वेश्चन है, यही 3 वेराइटी है जो आते हैं, इनको अच्छे से करना है, 6 मार्क का सवाल है ये। अब कंसिस्टेंसी पे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। तो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन के आपको पता है कि 2 तरह के सॉल्यूशन होते थे, एक कंसिस्टेंट और एक इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट कब होगा, जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 हो जाए, तो इसका मतलब सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। लेकिन सिंगुलर मैट्रिक्स होने के बाद भी एडजॉइंट ऑफ ए तो निकाल ही सकते हैं आप, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी आपने निकाला, अगर वो नॉट इक्वल टू 0 हो जाए तो इसका मतलब वो नो सॉल्यूशन का केस है, इनकंसिस्टेंट हो गया। कंसिस्टेंट के केस के लिए क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं है, नॉन सिंगुलर है, इन्वर्स एग्जिस्ट कर सकता है, तो एक्स की कोई ना कोई यूनिक वैल्यू आएगी। लेकिन इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन के लिए क्या है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी 0 हो जाए और एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी भी 0 हो जाए, तो ये इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का केस है, ये याद रखना है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपके यूज़ होगा। फिर एक आता था होमोजीनियस इक्वेशन, याद करो होमोजीनियस इक्वेशन क्रेमर्स रूल के लिए भी हमने किया हुआ था। होमोजीनियस इक्वेशन किसको बोलते थे, जब आपका कांस्टेंट टर्म 0 हो जाए, तो उसमें 2 ही केस होते थे, एक ट्रिवियल सॉल्यूशन का, एक नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन का। यहाँ भी वही सेम है कि अगर डिटर्मिनेंट इज़ नॉट इक्वल टू 0 हो, इसका मतलब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो, तो ट्रिवियल सॉल्यूशन होता है, एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू 0 होती है, ये यूनिक सॉल्यूशन है। और नॉन ट्रिवियल के लिए आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 हो जाए, तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होते हैं। इस पे क्वेश्चन आते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन लिया कि डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ लेमडा,
सो दैट द इक्वेशन दिस हैव अ नॉन जीरो सॉल्यूशन। तो ये आपको दिख रहा है होमोजीनियस इक्वेशन है क्योंकि कांस्टेंट टर्म जीरो है। तो मैट्रिक्स ए एक्स और बी हमने निकाल लिया और इसके लिए सिंपल सा हमें क्या करना है कि अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन आपको चाहिए, नॉन जीरो सॉल्यूशन मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन, जीरो सॉल्यूशन मतलब ट्रिवियल सॉल्यूशन, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए ज़ीरो होना चाहिए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए ज़ीरो किया हमने और लेमडा की वैल्यू निकाली, दैट इज़ इक्वल टू 8। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे जो हमारे पास है कि एक मैट्रिक्स ए है आपके पास, एक दूसरा मैट्रिक्स बी है, एक यू है और एक वी है। इफ़ देयर इज़ अ मैट्रिक्स ए सच दैट एक्स इज इक्वल टू यू हैज़ इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन और बी एक्स इज इक्वल टू वी कैन नॉट हैव अ यूनिक सॉल्यूशन। तो इफ़ डी इज़ नॉट इक्वल टू जीरो तो प्रूव दैट बी एक्स हैव नो सॉल्यूशन का केस होगा। तो आपको पता ही है कि भाई जब ये सॉल्व करना है तो एक्स की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू यू डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और यहाँ पे निकालो तो एडजॉइंट ऑफ वी इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ डी, इस टाइप से दिया हुआ है। एडजॉइंट निकाला, दोनों के एडजॉइंट निकाली, हमने दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया। डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपके पास ये आया है, देखिए ये डी एच माइनस जी सी प्लस एफ सी माइनस टी, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए आया है ए बी माइनस वन सी माइनस टी। अगर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होना चाहिए एक्स इज इक्वल टू यू का, तो इसका मतलब क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू यू भी जीरो होना चाहिए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी जीरो होना चाहिए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो कब हो जाएगा, सी इज इक्वल टू डी हो जाए, और एडजॉइंट कब जीरो होगा, तो देखिए यहाँ पे लिखा होगा एडजॉइंट ऑफ ए इंटू यू, ये जीरो कब होगा, तो जब जी की वैल्यू एच के इक्वल हो जाए। ये गिवन इसमें रिलेशन में आप पुट करोगे तो सारे जीरो हो जाएंगे। सिमिलरली बी के लिए है कि डिटर्मिनेंट ऑफ बी जीरो हो जाए तो बी एक्स कैन नॉट हैव द यूनिक सॉल्यूशन, और ये आपके पास लिखा हुआ है जो लास्ट वाला पार्ट है। एंड द लास्ट वन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, केली हैमिल्टन थ्योरम। कुछ ऐसे क्वेश्चन आपने देखे होंगे पहले मल्टीप्लिकेशन के बाद कि ए एक मैट्रिक्स है और फिर एक इक्वेशन सी होती थी कि ए क्यूब प्लस दिस इज इक्वल टू ज़ीरो निकालो। ये देखो बड़ा बढ़िया मेथड है, ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, ये ग्रेजुएशन में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा, लेकिन इसकी ज़रूरत हमें यहाँ होती है, इसलिए हमने इसको यूज़ किया कि इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फटाफट हो जाते हैं। हम बोलते हैं कि ए इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स देन द पॉलिनोमियल ए माइनस डेल्टा इज कॉल्ड द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। इसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, और इक्वल टू जीरो करते हैं तो इसको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बोलते हैं। और ये बात याद रखनी कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए सेटिस्फाई द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, वो सब इसको सेटिस्फाई करता है। जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा कि इफ़ ए इज़ इक्वल टू दिस प्रूव दैट ए क्यूब 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2y इज इक्वल टू जीरो एंड फाइंड्स ए इनवर्स। बड़ा लंबा मामला होगा कि भाई ए क्यूब निकालेंगे, ए स्क्वायर निकालेंगे, और ऑब्जेक्टिव में आए तो बड़ा सरदर्दी वाली बात है। तो आपको क्या करना है, ए माइनस लेमडा ए निकाल लें। तो लेमडा एक स्केलर है तो वो निकाला, उसका डिटर्मिनेंट निकाला। डिटर्मिनेंट निकालने पे लेमडा की टर्म में एक इक्वेशन आ रही है। अब आपको क्या करना है, लेमडा को ए से रिप्लेस कर देना है। तो देखिए ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a, और जब कांस्टेंट होगा उसके साथ आप आई यूज़ कर लोगे इक्वल टू जीरो। तो ये आपका डायरेक्ट इक्वेशन आ गई, आपको कैलकुलेशन से आप बच गए। और ए इनवर्स निकालना है तो प्री मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो इक्वेशन आएगी वो आपके पास आ गई, दैट इज़ ए इनवर्स इज इक्वल टू माइनस हाफ ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 7i। तो ये आज आपका मैट्रिक्स कंप्लीट हो गया, और इसके क्वेश्चंस करें, और भी क्वेश्चन मैं भेज दूंगा एक्स्ट्रा, और बाकी के जो टॉपिक्स हैं उनकी हम रिवीजन करेंगे कल से। थैंक यू।